सभी को शुभ संध्या। हमारा आज का हिंदी कार्यक्रम प्रारंभ होता है। आइए, ये इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी है। आ, आइए, मीटिंग शुरू करने के पहले हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी पिछले कई एक वर्षों से, कोविड के समय से यह कार्यक्रम को चालू किया है। और पिछले 815वें दिन पहले से अंग्रेजी सेशन का भी, ये हिंदी सेशन का भी स्थापना किया गया। इस सेशन के चलते हुए हम लोग देखते हैं कि आज पूरे देश में ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार होम्योपैथी का हो रहा है। काफी लोग इसमें जागरूक हैं, डायरेक्ट मीटिंग में भाग लेकर के, और कुछ लोग यूट्यूब से के माध्यम से। तो साथियों, आज का मीटिंग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोगों का 815वां मीटिंग है और हिंदी सत्र का। और आज के हमारे जो प्रमुख स्पीकर हैं वो डॉक्टर संजय सोलंकी जी हैं। और इनका विषय जो है सो कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल क्रॉनिक डिजीज है। डॉक्टर संजय सोलंकी जी के विषय में मैं बताना चाहूँगा। ये शारदा होम्योपैथिक क्लिनिक रिसर्च सेंटर हम लोग जगह महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पिछले 34 साल से ये लगातार इस प्रैक्टिस हैनिमेनियन होम्योपैथी में, ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी रह चुके हैं लातूर कॉलेज में। और ये को फाउंडर हैं होम्योपैथी फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने सारे अनुभव के साथ में डॉक्टर संजय सोलंकी जी आज हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज हम लोगों को बताने जा रहे हैं। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संजय जी। और आपको इस मीटिंग में अब अपना कार्यक्रम, अपना लेक्चर देने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। अब कृपया अपना लेक्चर शुरू करें। थैंक यू सर। हाँ जी, हम सब होम्योपैथ है, तो मुझे अलग से कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वही बोलूँगा जो हमारे होम्योपैथ में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है होम्योपैथी को लेके। यही बहुत बड़ी दिक्कत होती है होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं वो कॉन्सेप्ट एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि हैनीमैन का जो मेन कॉन्सेप्ट था क्रॉनिक डिसीज डिस्कवर करने का, और उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है और आज हम लोग किस तरह से उसको लेके, वो सही है या गलत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है अगर हम रॉन्गली लेते हैं तो सबसे पहली बात, उस ईरा में हम देखें जब हैनिमन का जो ईयर था, उस टाइम में बहुत सारी महामारियाँ डिसीजेस थी, जिसकी वजह से जैसे कॉलेरा हो या स्कारलेट फीवर हो या इस टाइप की एक्यूट डिसीजेस, जिसकी वजह से लोगों के की डेथ बहुत ज़्यादा प्रमाण से होती थी। तो तो हैनिमन को सब उस टाइम का एक रिवॉल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता था। तो हैनिमन ने भी कुछ अलग वे से इस डिसीज को ट्रीट करना चाहा। तो इस तरीके से उस टाइम में जो उसने जो ट्रांसलेशन कर रहा था क्विलेंस मैट्रेमेडी का, उससे कुछ रेमेडी एक्यूट डिसीजेस में ट्रीट करती है। और उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोग अगर ये दे रहे हैं सिमिलर मेडिसिन, तो वो डिसीज पूरी तरह से ठीक हो। और फिर कुछ दवाई स्टार्टिंग में निकाले, जैसे 1700 की बात है, 1790s की, अर्ली 90s की बात है। तो उसके बाद में वो ट्रीट करते गए और फिर उसका प्रचार भी करते गए। तो उस टाइम पता चला 1800 मीन्स लेट 1800 में, सॉरी 18 मिड 18 में, तो ये पता चला कि हम लोग
ट्रीट तो कर रहे हैं, लेकिन डिसीज के कुछ लोग वापस रिटर्न रिलैप्स होके आ रहे। तो होता क्या है कि हनीमन का क्रिटिसिज्म बहुत कुछ लोग करते हैं कि ये कुछ बकवास सी बात है, ये ठीक नहीं कर पाते हैं, ये पूरा डिसीज नहीं हो पाता है। तो हनीमन ने और तीन बात को लेके उनका जो क्रिटिसिज्म हुआ था, या तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती है, लॉ ऑफ सिमिलर जो हनीमन ने प्रोड्यूस किया है वो गलत है, और तीसरा जो होम्योपैथी की रेमेडीज है वो बहुत इनसफिशिएंट है, जो भी डिसीजेस मैनकाइंड की है वो पूरी तरह से क्योर करने के लिए। तो इस टाइम में हनीमन ने देखा कि वापिस अपने खुद के केसेस, अपने कलीग के केसेस, अदर एलोपैथ के केसेस, ये सारे स्टडी करने के बाद उनको पता चला, ऐसे हजारों केसेस स्टडी करने के बाद, कि जो मेडिसिन्स उस टाइम में थी, उस टाइम में ज़्यादा मेडिसिन्स तो नहीं थी तब, लेकिन जो सिम्टम्स उसने कैटेगराइज किए थे वो सिम्टम्स पूरी की पूरी डिसीजेस उस टाइम में जितनी अज्ञात थी मेडिकल साइंस को, वो सारी ट्रीट कर सकती थी। तो उसके बाद में, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सर? बराबर है, आप बोलते जाइए। हाँ। तो उस टाइम में उनको पता चला कि रेमेडीज तो सफिशिएंट है और सिम्टम्स भी पूरे के पूरे कवर कर रहे हैं, तो डिसीज वापस रिटर्न क्यों आ रहे पेशेंट्स, ये कुछ डिसीजेस में। तो फिर वो देखते कि जो एक्यूट डिसीज के लिए सिम दे रहे, वो पेशेंट्स पहले से कुछ क्रॉनिक सिम्टम्स से पीड़ित है, किसी ना किसी। तो वही क्रॉनिक डिसीज के सिम्टम वाले पेशेंट वापस सिम्टम लेके रिलैप्स हो रहे। तो फिर बहुत स्टडी करने के बाद एक बात पता चलती है, और मैं एक बात और एक ये अनाउंस का ये बोलना चाहता हूँ सर। मैं किसी माइज्म या किसी इसका नाम ना लेते हुए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि हम लोग प्रिजुडाइज ना रहे कि ये माइज्म है, ये अलग सा माइज्म है, ये दूसरा माइज्म है। तो माइज्म का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले हनीमन ने अगर देखा जाए तो पूरी डीसीएस सबसे पहले उनको पता चला, जो क्रॉनिक सिम्टम्स थे जो पेशेंट्स को, वो पेशेंट्स जिनको सिफिलिस या फिर सेक्सुअल सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज हुई है, एसटीडी हुई है, वो पेशेंट में रिलैप्स है। और वो केसेस तो बहुत इजीली उनकी जो रेमेडी उस टाइम की थी, चाहे वो थूजा हो, चाहे मर्क्सॉल हो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, ये सारी रेमेडीज से वो पूरी तरह से ठीक हो सकती थी। तो दूसरी बात, अ, उन्होंने देखा कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज की लागन उस टाइम में जिन पेशेंट को होती थी उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो उसके अलावा वो उनकी संख्या तो सिर्फ 15% थी। उसके अलावा 85% ऐसे लोग हैं जो क्रॉनिक सिम्टम से भी है और जिनके सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज नहीं हुई है। तो इस तरह से वो जो वो फिर से स्टडी करने लगे। अभी जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज हुई है, ये कैटेगरी एक है जो सिर्फ 15% में है। 85% में जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज नहीं हुई है। तो ये अगर स्टडी करते हैं उन्होंने, जो क्रॉनिक डिसीज बुक है उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे लगभग 100 केसेस एक्सप्लेन किए। उसके अंदर हम लोग देखते तो हर एक पेशेंट को एक अलग अलग टाइप की स्किन की डिसीज हुई है। किसी को टीनिया हुई है, किसी को हर्पेस है, किसी को स्कैबीज है,
किसी को लीचेंस है, ऐसे अलग, किसी को एक्जिमा है, किसी को बचपन में हुई है, किसी को बीच बीच में हुई है। तो ये सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ डिसीजेस हम लोग देखते हैं। तो ये बोले यहाँ तो हमें पता चला कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड उस टाइम में तो दो ही थे, तो वो दो कैटेगरी में तो सीधे डिवाइड हो जाती है, वो रेमेडी के सिम्टम भी सीधे डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे नेम्स है, बहुत सारे स्किन के डिसीज के नाम है, बहुत सारे सिम्टम है। तो फिर स्टार्ट उनकी स्टडी हुई कि इसमें कॉमन कौन सी चीज है। कॉमन सारे इसमें, हालांकि स्किन सब में कॉमन है, लेकिन उसमें भी कॉमन सिम्टम कौन सा है, उसमें कॉमन सिम्टम ईचिंग वाला है, जो ईच, इसलिए उसको नाम दिया है ईच डिसीज। जो ईच डिसीज नाम दिया है, किसी ना स्किन डिसीज का नाम ना लेते हुए उसमें जिनको वेनेरल डिसीज नहीं हुई है, ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे डिसीजेस को इन्होंने नॉन वेनरल सीधा बोला है। एक तो वेनरल और नॉन वेनरल, नॉन वेनरल का जो कॉज उन्होंने दिया है वो ईच डिसीज दिया है। और इसमें कहने की बात और एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेनरल डिसीज बहुत आसानी से ट्रीट होती है, ये पहले से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन नॉन वेनरल डिसीज जो है वो आसानी से ट्रीट नहीं होगी। उसका रीजन क्या होगा? हेलो। इसका रीजन अगर हम लोग देखते हैं तो वेनरल डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, तो उसका लाइफ स्पैन है, लाइफ में तुम सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो ही इन्फेक्शन बढ़ेगा। और नॉन वेनरल डिसीज जो है ये ये जो उसका स्प्रेड है, इन्होंने सिर्फ एक स्पर्श, टच से स्प्रेड होगा, ये बोला है। तो इसमें इम्पोर्टेंट दो फैक्टर मैं बोलना चाहूँगा। जो वेनरल डिसीज का कांटेक्ट होने के बाद, वेनरल डिसीज का कांटेक्ट होने के बाद वहाँ पे एक कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे फ्रिक्शन नेसेसरी है, एक फ्रिक्शन नेसेसरी है। एंड ये फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ टच नहीं है, तो टच के साथ थोड़ा सा प्रेशर भी है, और वो प्रेशर अगर कम ज्यादा है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए नॉन वेरिनल इन्फेक्शन एवरी अटेम्प्ट में, हर एक अटेम्प्ट में इन्फेक्ट करेगा ही, ये नॉट नेसेसरी है। लेकिन सॉरी, वेनरल और नॉन वेनरल में सिर्फ टच या स्पर्श ये इन्फेक्शन का सोर्स है। तो इसीलिए जब भी वो टच में आएगा, कॉन्टेजन में आएगा, स्पर्श करेगा, तो उसी स्पॉट से उसी टाइम से वो इन्फेक्ट करेगा। तो सिर्फ टच इसका सोर्स है, इसीलिए इसके लागन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये एक फैक्टर। और दूसरा फैक्टर जो फ्रिक्शन बताया वेनरल में, वो जो डेलिकेट कुटिकल, जहाँ पे स्किन डेलिकेट है और जहाँ पे म्यूकोजा है, जहाँ पे तुम्हारा ब्लड एंड नर्व रिच एरिया है, ये कंडीशन है इन्फेक्ट करने के लिए। अनलेस एंड अनटिल तुम किधर भी फ्रिक्शन करो, इन्फेक्शन का तो स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन स्किन नॉन वेनरल में टच वो कहीं पे भी बॉडी पे होती है तो वहां से इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। और ये मोड ऑफ इन्फेक्शन वही बोला है कि जहाँ पे भी नॉन वेनरल इन्फेक्शन टच करेगा स्किन के ऊपर,
स्किन के ऊपर टच करेगा फ्रॉम, देखो एलोपैथी में और यहाँ पे होम्योपैथी में एक मेन डिफरेंस है। हमारा जो भी लिंकेज है डिसीज और ह्यूमन बॉडी का, वो डायनेमिक है। ये डायरेक्ट मटेरियल बेसिस पे नहीं है। इन्फेक्शन जहां भी कॉन्टेजन टच करेगा वहां से वो डायनेमिकली बॉडी में एंटर करता है, वो डायनेमिकली एंटर करता है। और हम लोगों ने देखा है कि मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे लिम्फेटिक फ्लूइड है, या फिर बॉडी फ्लूइड्स है, या फिर ब्लड है, इससे इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। लेकिन क्रॉनिक डिसीज बुक में दिया है कि तो टच करते हैं, और टच करते ही डायनेमिकली, जो डायनेमिक नेचर है डिसीज की, वो एस्पेक्ट, वो तुम्हारी नर्व की जो इलेक्ट्रिकल वेव्स, जो अंदर वेव फ्लो करती है नर्व के थ्रू, वो वहां से एंटर करेगी बॉडी में। और जहां से एंटर करेगी वहां वो स्पॉट के ऊपर तुम्हें बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके बाद में तुम कितना भी वॉश करो, क्लीन करो, वो कुछ ये मैटर नहीं करेगा। वंस इन्फेक्शन इन्फेक्शन तुम्हें टच किया, वो अंदर चला गया। और उसके बाद में क्या होता है, वो अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, डेवलप होने चालू करता है। और जैसे डेवलप होता है अंदर बॉडी के अंदर, तो धीरे 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 वो क्या करेगा, पूरी तरह फैल जाएगा बॉडी के अंदर। पूरी तरह फैल जाने के बाद जैसे कंप्लीट करेगा, तो बॉडी के ऊपर जो कांटेक्ट के लीजन पे नहीं, या वो एरिया पे नहीं, तो बॉडी पे कौन से भी रीजन पे, कहीं पे भी स्किन की कौन से भी एरिया पे एक स्किन के ऊपर लीजन आएगा, चाहे वो सेंसेशन के स्वरूप में हो। सेंसेशन, स्किन का सेंसेशन, ईचिंग हो, टच हो, हॉट हो, तुम्हारा कोल्ड हो, जो सेंसेशन वो, या फिर किसी इरप्शन के स्वरूप में हो। इसीलिए इसको क्या बोला, ईच डिसीज को बोला है ईच, ईच विथ और विदाउट इरप्शन। इसके साथ इरप्शन होना ही चाहिए ये जरूरी नहीं है, वो विदाउट इरप्शन भी आ सकता है। वो तुम्हारी सेंसेशन को भी चेंज कर सकता है। और उसके बाद में जहाँ जो लीजन स्किन के ऊपर आया है, ये एक्चुअली प्राइमरी मैनिफेस्टेशन रहेगा। और इसने बोला है कि ये जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन तुम्हारी वो इन्फेक्शस रहेगा, ये दूसरे इंडिविजुअल को स्प्रेड करेगा। अगर वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है तो ये स्प्रेड करेगा, और इन्फेक्शियस है। और दूसरी बात, जब तक ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर है, तब तक ये एक सेफ्टी वॉल का क्या बोलते हैं, उस तरीके से वो बॉडी पे रहेगा, एक सेफ्टी वॉल की तरह। मतलब जितना इंटरनल डिसीज बढ़ता रहेगा अंदर, उतना ही वो लीजन से बाहर एक्सप्रेस उसके सिम्टम्स आते रहेंगे, और इंटरनल डैमेज उतना ही कम होते रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम किसी वजह से ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन जो इंटरनल डिसीज का है, वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय कर देते हो, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से या किसी वजह से, तो ये सेफ्टी वॉल क्लोज हो जाएगा। लेकिन अंदर की डिसीज तो पहले भी बढ़ती थी, और अभी भी बढ़ रही है। मतलब वो जैसे अंदर जाएगी, और वो बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। जब तक सेफ्टी वॉल अंदर प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, तब तक उसको इंटरनल उतना डैमेज नहीं रहेगा। लेकिन वंस तुम वो इंटरनल मेडिसिन दे के इंटरनल डिसीज को ठीक कर देते हो, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक्सटर्नल दे के उसको डैमेज कर देते हो और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो ये सेफ्टी वॉल क्लोज हो जाएगा, अंदर के डिसीज वैसी की वैसी है,
और वो अंदर के डिसीज इंटरनली ग्रो करती रहेगी। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है देखो, अब सेफ्टी वॉल क्लोज है और इंटरनल डिसीज अंदर से ग्रो कर रही है, उसको आउटलेट नहीं है। पहले तो आउटलेट वो उसके उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंटरनल डिसीज का, वहां पे उसने लीजन लाया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो प्रेशर दे रही है इंटरनली थ्रू आउट बॉडी, थ्रू आउट ऑल सिस्टम्स। और जहां पे भी आप वीक पॉइंट मिलेगा इसको, जहां पे भी एक वो बलून को वीक पॉइंट मिलेगा, वहां पे वो सिम्टम देना चालू करेगी। वो सिम्टम ऐसे रहेंगे कि तुम एक्सपोजर में गए कि तुमको सिम्टम आ गए, तुम वहां से बाहर आ गए तो फिर वो सिम्टम विदाउट मेडिसिन ठीक हो गए, उसको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हमें आते हैं कि अ, तुम्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरनल डिसीज क्या कर रही है, तुम्हें नॉक कर रही है इंटरनली। और इंटरनली तुम, हमारी पर्सनैलिटी अंदर से, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते, हमारी जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी अंदर से जहां कमजोर दिख रही है, वो पूरी ऑलराउंड सेम नहीं रहेगी, ऑलराउंड स्ट्रांग नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं से वीक है, कहीं ना कहीं से वीक है, तो वहां से वो सिम्टम देना चालू करती है। और वंस वो वीक पॉइंट जो भी उसको मिल रहा है, वहां से तो कंटिन्यू अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है, अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे पेशेंट एक्सपोजर में जा रहा है, सिम्टम आते हैं, एक्सपोजर से बाहर निकल रहा है, सिम्टम कम हो रहे हैं। लेकिन ये कंटिन्यूअसली अगर चलते रहेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, जो इंटरनल वॉल है, ये वीक लिंक है, टूट जाएगी। और फिर ये अंदर की जो डिसीज है बाहर आएगी। और वो बाहर कहाँ से आ रही है, पहले तो डिसीज के कैरेक्टर से प्राइमरी मैनिफेस्टेशन उसने लाया। लेकिन अब जो बाहर आ रही है, वो इंडिविजुअल की जो वीकेस्ट लिंक है वहां से बाहर आई है, उसकी ससेप्टिबिलिटी की वीकेस्ट लिंक है, वहां से बाहर आई है। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये अगर समझना चाहो तो तो एक बात, ससेप्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बहुत सारे बोलते हैं कि हम, हमारी तबीयत, हमारी बॉडी हमारी जीन से बनती है। और वो तो सही है, हमारे जो माता पिता है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके जीन्स मिलके हमारा जीन बना है, और फिर हमारी बॉडी बनी है। उनका कुछ पार्ट लेके, हमारा कुछ पार्ट लेके ये बॉडी बनी है। तो जो भी वीकनेसेस है, जो भी कमजोरियां है, उस तरीके से हमारी बॉडी का एक बिल्टअप बना है फिजिकल। और जो जैसी हमारी बॉडी बनती है ना, उसी तरह तरह से उसका फंक्शन एंड सेंसेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तरह का, एक हमारी मदर का कॉन्स्टिट्यूशनल या माइज्म जो भी है, एक टाइप का है, एक टाइप का हमारे पिताजी का माइज्म है, दोनों का मिलके हमारा बना है। तो हैनीमन ने क्रॉनिक डिसीज में ये क्लियर कट मेंशन किया है कि जो भी माइज्म ये एक्सप्लेन कर रहे हैं डॉक्टर हैनीमन, ये सारे के सारे एक्वायर्ड है। मतलब तुम्हारी बॉडी जो बनी है, वो तुम्हारे लिए नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, या नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी है। और फिर इसके अलावा तुम जो एक्सपोजर कर रहे हो एनवायरनमेंट के साथ, हम पैदा होने से लेके हमारे मरने तक, जो भी एक्सपोजर हो रहा है, जो भी हम खा रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में हम रह रहे, जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, उसका असर एक बॉडी के ऊपर बन रहा है, और उसका स्ट्रक्चर वहां से डेवलप कर रहा है। और जैसा ये डेवलप करेगा, उसी तरह से ये फंक्शन करेगा। हेलो।
तो ये बात ससेप्टिबिलिटी जो है, इसने बोला है तुम्हारी बॉडी एक तरह से बनी है। एक इमेज है, एक मिनट में देखता हूँ। ये इमेज में हम लोग देखते हैं कि एक ब्लू सर्कल बना है एक पेरेंट्स का, दूसरा येलो बना है, दोनों का मिला के ये ग्रीन बना है। अभी ये जो ग्रीन है, ये बच्चे का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक ससेप्टिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा इसकी जो भी डेवलपमेंट रहेगी, इसकी जो एनकाउंटर करेगा लाइफ में अपने, ये विजिबल हो रहा है ना सबके स्क्रीन पे। हेलो। विजिबल है, आप देख देख पा रहे हैं जी। हाँ जी। तो ये जो ग्रीन कलर है, ये ये बच्चे का बेसिक है। यहाँ से बच्चा आगे बढ़ेगा, यहाँ से पीछे नहीं आएगा। तुम यहाँ से तुम्हारे माता पिता का माइजम जो अंदर गया, वहां से उसको निकाल नहीं सकेंगे। इसकी जो बॉडी बनी है जेनेटिकली, वो यहाँ तक ही है। यहाँ से वो अभी ये कलर अभी जो ग्रीन दिख रहा है, यहाँ से फिर दूसरे कलर्स इसमें ऐड होते रहेंगे जितनी टाइम ये एनकाउंटर करेगा अदर इन्फेक्शन से। वो चाहे नॉन वेनरल है या फिर वेनरल है। तो सबसे पहले अगर इसके साथ एक नॉन वेनरल पहले इन्फेक्ट करेगा, तो ये कलर फिर से चेंज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सब सब हाँ सोच भैया, लो। हाँ प्रणाम सर। सर वो हाँ। हाँ जी। आप कंटिन्यू कीजिए ना, कंटिन्यू ओके कीजिए। ओके ओके। सोच लो कि सपोज एक सा ये वाइट पेपर है। वाइट पेपर हमारे बर्थ के साथ हमारी बॉडी को ये शेड मिला है। तुम एक बार एक डिसीज के या कॉन्टेजन में इन्फेक्ट होते हो, तो ये वाइट नहीं रहेगा, इसमें दाग लगेगा। फिर ये वाइट के साथ वाइट की जो भी सेंसेशन एंड फंक्शन की एबिलिटी है, उस तरह के सिम्टम आएंगे। फिर वो अगर कलर चेंज होता है तो उसके सिम्टम उस अकॉर्डिंगली आएंगे। फिर वापस इन्फेक्शन में जाएगा तो वापस वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से हनीमन ने कभी नहीं बोला है कि एक बार इन्फेक्ट होने के बाद वो लाइफ लॉन्ग वही फेज में पेशेंट रहेगा। पेशेंट कभी भी उसकी पूरी लाइफ में एक फेज में नहीं रहता है। वो जितनी बार अपने सराउंडिंग को या कॉन्टेजन को कांटेक्ट में जाएगा, एनकाउंटर करेगा, उतनी बार उसकी जो क्या बोलते ससेप्टिबिलिटी की एबिलिटी है, वो चेंज होती रहेगी। और उसी अकॉर्डिंगली उसकी जो सेंसेशन एंड फंक्शंस है बॉडी की, बॉडीली ऑर्गन्स की, वो चेंज होती रहेगी। और ये सारा डिपेंड करेगा वो इंडिविजुअल की इंडिविजुअलाइज ससेप्टिबिलिटी के ऊपर। और हम लोग फिर एक मिनट, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे केसेस है। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में ये भी पढ़ाया जाता है कि सोरा जैसे बहुत बेसिक है। ये सोरा मतलब ये नॉन वेनरल, नॉन वेनरल बेसिक है। जो फंक्शनल चेंजेस या सेंसेशनल चेंजेस इसमें दिखेंगी। और नॉन वेनरल ज़्यादा डेंजरस है, इसमें तुम्हें जैसी ग्रोथ है या फिर अल्सरेशन है, ये दिखेंगी। लेकिन हैनीमन ने इसने कहा है कि फंक्शन, सेंसेशनल चेंज
इंडिग्रेशन या ग्रोथ, और लास्ट में अल्सरेशन। ये सारी चीजें एक ही डिसीज के डिफरेंट स्टेजेस है। हर एक डिसीजेस में तुम्हें फंक्शनल चेंज, वो हार्डनेस, इंड्यूरेशन, और उसके बाद में डिस्ट्रक्शन आएगा। और जो इसकी थ्योरी है, ये थ्योरी ये कहलाती है, ये डिसीज के स्टेजेस नहीं है, ये डिसीज के कॉजेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शनल चेंज, सेंसेशनल चेंज, इंड्यूरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये सारे की सारी चीजें, हर एक ये तीनों भी माइज्म में है। मतलब ये नॉन वेनरल माइज्म में भी रहेगी, नॉन वेनरल माइज्म में भी तुम्हें फंक्शनल चेंज, इंड्यूरेशन एंड डिस्ट्रक्शन रहेगा, और इवन वेनरल में भी ये सेम रहेगा, फंक्शनल चेंज, डिस्ट्रक्शन और लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस इसने ये कहा है कि जैसे मैंने बोला कि नॉन वेनरल में प्राइमरी मैनिफेस्टेशन होते हैं, वो स्प्रेड करेंगे दूसरे को, लेकिन सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन स्प्रेड नहीं करते हैं। सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ये इंडिविजुअल को इंडिविजुअलाइज है, ये दूसरे को स्प्रेड नहीं करेगी। लेकिन वेनरल में वैसा नहीं है। वेनरल में प्राइमरी मैनिफेस्टेशन भी स्प्रेड कर रहा है एंड सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन भी स्प्रेड कर रही है। तो ये मेन डिफरेंस रहेगा। और एक बात हम लोग इसमें समझते हैं कि यो ना, किसी ने ऑर्गेन हम सब ने पढ़ी है, क्रॉनिक डिसीज हम सब में पढ़ी है, तो उसमें यही बोला एक एपोरिज्म, मेरे ख्याल से एपोरिज्म नंबर 80, ऑर्गन के 6th एडिशन में ये लिखा है कि वहां पे भी लिखा है कि सिंपल जो फंक्शनल चेंज, ईचिंग से लेके, सिंपल ईचिंग सेंसेशन से लेके जो ओवर ग्रोथ है, कलर चेंजेस है, अल्सर्स है, वाट्स है, और इवन मैनिया है, मेंटल डिसीज है, इमोशनल डिसीज है, साथ में एडोनामास है, और कैंसर्स है। ये सारी चीजें, सार्कोमास, ये सारी चीजें नॉन वेनरल माइज्म में ही रहेगी। ये जरूरी नहीं कि हर बार वेनरल में ये हो। हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें सिफिलिटिक माइज्म है या फिर साइकोटिक माइज्म है, जो वेनरल ओरिजिन से आते हैं। और ये देखा जाए, वेनरल ओरिजिन, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हमारे पास कोई पेशेंट आता है और वो पेशेंट कहता है कि या हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको कैंसर निकलता है, तो ये जरूरी तो नहीं उसको बैकग्राउंड में, उसकी जो भी क्रॉनिक डिसीज है, उसकी बैकग्राउंड में वेनरल कॉज है। वेनरल कॉज का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज, अनलेस एंड अनटिल, वो हो भी सकता है, वो हो भी सकता है, क्योंकि ये जो कैंसर है लेटर लाइफ में है, वो पता नहीं इन्फेक्शन कहाँ से आए, हो भी सकता है, बट नॉट नेसेसरी कि यही कॉज से, यही रूट से ऑल कैंसर्स आएंगे। सारे कैंसर्स की ओरिजिन जो होती है, वो नॉन वेनरल कॉज से ही होगी। यही बात इसने बोली है। सारी इमोशनल डिसीज, सारी मेंटल डिसीज, इसका कॉज नॉन वेनरल में रहेगा। नॉन वेनरल का मतलब सो रहा है। और हमने पहली बार देखा
कि हैनिमन के टाइम में पहले तो एक्यूट डिसीज ये करते थे, क्रॉनिक डिसीज भी होती थी, लेकिन हैनिमन की जो एक्सप्लेनेशन क्रॉनिक डिसीज या एक्यूट डिसीज की डेफिनेशन इसने दी है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। एपोरिज्म नंबर 72 में जो सेकंड पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन का एक पढ़ना चाहूँगा। They are the diseases of such character that, with small, often imperceptible beginning, dynamically derange the life living organism, each in its own peculiar manner, and cause itself gradual to deviate from healthy condition in such a way that automatic life energy, called vital force, those whose office is to preserve health, only opposed to them at commencement and during their progress, imperfect, unsuitable, useless resistance, but uh, unable to itself to extinguish them, but must helplessly suffer. और ये तब तक चलता रहेगा, ये डिसीज तब तक चलती रहेगी तब तक ये पेशेंट की लाइफ एंड ना हो। एक बार पेशेंट के अंदर ये गई, और हमने एक टर्म सुनी है, एक टर्म सुनी है, बहुत हम लोग यूज करते हैं, लैटेंट सोरा या लैटेंट माइजम। ये लैटेंट सोरा ही बोलते, वेनरल में लैटेंट साइकोसिस या लैटेंट सिफिलिस नहीं बोलते। तो ये क्या हुआ है, ये सिम्टम कौन से होते हैं, ये कहाँ से आएंगे? ये सिम्टम वहां से आएंगे जब प्राइमरी मैनिफेस्टेशन डिस्ट्रॉय हुई है, उसके बाद इंटरनल डिसीज डेवलप हो रही है, और उसके बाद जो बॉडी की इंटरनल डिसीज बॉडी की प्रेशर दे रही है इंटरनली, और वो प्रेशर से बॉडी की जो ससेप्टिबिलिटी की वीकनेस जहाँ पे आएगी, वहाँ जो वीक एरिया है वो सिम्टम्स प्रेजेंट होते रहेंगे ये दीवार टूटने के पहले। और लेकिन ये सिम्टम कब आएंगे? ये सिम्टम तब आएंगे जब बॉडी एक्सपोजर में जाती है। जब बॉडी एक्सपोजर में जाती है तब ये सिम्टम आ रहे हैं। तो एक एपोरिज्म नंबर हैनीमैन ने एक्सप्लेन किया है, एपोरिज्म नंबर 5 में, एक्साइटिंग कॉजेस ऑफ एक्यूट डिसीजेस, एक्साइटिंग कॉजेस ऑफ एक्यूट डिसीजेस हमें असिस्ट करेंगी ये इंडिविजुअल की जो क्रॉनिक डिसीज है उसको ट्रैक करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल हर एक एक्सपोजर में एक ही टाइप से बीमार पड़ता है। किसी को कोल्ड एक्सपोजर से कोराइजा होगा, किसी को कोल्ड एक्सपोजर से जॉइंट पेन होंगे, किसी को रैश आ जाएंगी, किसी को और कुछ होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो भी एक्यूट सिम्टम आ रहे वो एक्यूट सिम्टम को होम्योपैथ ने उसका एक्साइटिंग कॉज देखना है, और उसके बाद में तुम्हें वो उसकी जो ट्रैक है क्रॉनिक डिसीज का वो ट्रैक करने में हेल्प होगी, कि उसको पता अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी इसकी क्रॉनिक डिसीज किस टाइप की है, कितनी डेप्थ पे गई है। तो इसलिए हर एक एक्यूट डिसीज चाहे वो एपिडेमिक हो, एपिडेमिक के लिए तो कॉज तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है। जैसे लास्ट टाइम पेंडेमिक में कोरोना वायरस आया, वो वायरस बाहर से आ रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, और उसके बाद में या तो पेशेंट की डेथ हो रही है या वो रिकवर हो रहा है। और दूसरी बात हमें पता चलती है कि वो एक्यूट डिसीज है जो
इंडिविजुअलाइज बेसिस पे आती है। ये इंडिविजुअल की ससेप्टिबिलिटी की आती है, इसकी हैबिट की वजह से आएंगी, इसकी लाइफस्टाइल की वजह से आएंगी, इसकी जो सराउंडिंग में वो रहता है उसकी वजह से आएंगी। वो एक्सपोजर में जाएगा तो वो सिम्टम आएंगे, और ये जो सिम्टम आ रहे हैं और वापिस से रिकवर होते हैं, और ये रिकवरी के लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और अगर सीवियरिटी होती है तो मेडिसिन देनी पड़ती है ऑफ कोर्स। तो ये जो सिम्टम है ना, ये जो वॉल टूटने के पहले के सिम्टम, इंडिविजुअलाइज वॉल टूटने के पहले की सिम्टम, जो इंडिविजुअलाइज ससेप्टिबिलिटी की वॉल टूटने के पहले के सिम्टम, ये सिम्टम को वो लैटेंट सिम्टम कहा है, लैटेंट सोरा के सिम्टम कहा है। हर एक इंडिविजुअल के लैटेंट सिम्टम अलग अलग टाइप के रहेंगे। नेचुरली हर एक इंडिविजुअल का डिसीज अलग अलग है। और दूसरी बात, इसने हैनीमन ने बहुत सारे हीमोरेजिक डिसीज भी नॉन वेनरल में, नॉन वेनरल का 80% डिसीजेस, 85% पूरे माइंड काइंड के डिसीजेस नॉन वेनरल कवर करता है। यही बात मैंने शुरू में भी कही थी। यही बात मैं ये एंड करते करते भी बोल देता हूँ कि सारी मैनकाइंड के डिसीजेस हैनीमन ने सिर्फ दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए। एक जिसकी ओरिजिन सेक्सुअल रूट से हुई है, और जिसकी ओरिजिन सेक्सुअल रूट से नहीं हुई है। ये दो ही रूट है। जिसकी ओरिजिन सेक्सुअल रूट से हुई है, दे आर वेनरल ओरिजिन डिसीजेस, और जिसकी ओरिजिन सेक्सुअल रूट से नहीं हुई है, वो नॉन वेनरल है। और जो नॉन वेनरल है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इनकी मल्टीपल टाइम इन्फेक्ट करने की एबिलिटी है। इसकी मल्टीपल, जहाँ पे कांटेक्ट करेगा वहां से वो ग्रोथ करना चालू करेगा। या ऐसा नहीं कि देखो एक बच्चा है, 5 साल की उम्र में पहली बार इन्फेक्ट हुआ, एक टाइप की डिसीज डेवलप हुई, वो कंटिन्यू हो गई, 2 साल के बाद दोबारा इन्फेक्ट हुआ, दोबारा जो भी उसकी डिसीज स्ट्रक्चर उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल बनी है या ससेप्टिबिलिटी बनी है, वो और कॉम्प्लेक्स होती चलेगी। और फिर थर्ड टाइम इन्फेक्ट करेगा, और कॉम्प्लेक्स बनेगी, फोर्थ टाइम और कॉम्प्लेक्स करेगी। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ना डिसीज का, नॉन वेनरल का, ये एक इसने बोला है कि मल्टी हेडेड मॉन्स्टर, मतलब हाइड्रा, हैनिमन ने वर्ड यूज किया है कि इसको बहुत सारे सर है। तुम एक सर काट के बोल नहीं सकते हो कि मैंने डिसीज खत्म करी। और मुझे पता नहीं कि सामने कौन कौन कितने लोग हैं। मेरा कभी पहले ये सुना होगा, तो मैंने ये भी ये किया था। एक क्रॉनिक डिसीज का एक अलग टाइप के एग्जांपल से एक्सप्लेन की थी कि हमारे हिंदू के घर में एक दरवाजे पे तोरण लगता है, जहाँ पे देखो कि वो स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते। तोरण में स्ट्रक्चर होते, फूल होते, पत्ते होते, कुछ डेकोरेशन वाली चीजें होती है, अ, फिर वो खील होती है, एक रस्सी होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर ये क्रॉनिक डिसीज प्रेजेंट करेगा। हाँ, और तुम क्या कर रहे हो, एक रेमेडी देते हो, एक पत्ता गिर गया, दूसरी रेमेडी देते हो, दूसरा पत्ता गिर गया, लेकिन तोरण वैसे की वैसा है। पूरी सारी रेमेडी दे रहे हो, कितनी ज्यादा से ज्यादा कवर कर रहे सिम्टम, तो कुछ पत्ते नीचे आ रहे, लेकिन वो डिसीज वैसे की वैसी स्टिल है वहां पे। तो ये तो पूरी नहीं जा रही। तो क्या करना पड़ेगा हमें? देखो, जो पेशेंट हमारे सामने आज आया है, वो पेशेंट, उसके अंदर
सिर्फ प्रेजेंट कंप्लेंट ही नहीं है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें वो आइडेंटिफाई करना, बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत अलग अलग टाइप्स की टाइप ऑफ सिम्टम रहेंगे। पैथोजेनेटिक रहेंगे, पैथोग्नोमिक रहेंगे, क्लिनिकल भी, जो भी डिसीज के रहेंगे। तो बहुत सारे सिम्टम में से तुम किसको ट्रीट करोगे? ये तोरन के एग्जांपल्स में वही समझना चाहता हूँ कि हम लोग अगर एक रेमेडी जितने सिम्टम को कवर कर रही है उतने सारे, दूसरी रेमेडी देते हो कुछ और निकल आते। लेकिन दो कंडीशन कंटिन्यूअसली पेशेंट के साथ चल रही है। पेशेंट इज कंटिन्यूअसली इन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, फर्दर इन्फेक्शन। जब जबकि तुम्हारी ट्रीटमेंट भी चालू है, वो इन्फेक्शन को कांटेक्ट करने, एनकाउंटर करने के चांसेस में बना रहेगा। वो एकदम स्टराइल एनवायरनमेंट में नहीं रह रहा है, वो पोल्यूशन में रह रहा है। वो जो खाना खा रहा है वो कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है। वो जो एयर ब्रीथ कर रहा है वो कॉन्टेमिनेट हो रहा है। वो जिसको स्पर्श कर रहा है वो कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है। तो इससे क्या हो रहा कि ये इन्फेक्शन बना रहेगा। तुम रेमेडी दे रहे हो, ये रेमेडी पार्शियली जा रही है, कुछ सिम्टम निकाल रही है, कुछ नए सिम्टम ऐड कर रही है। ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो तुम्हें वो सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में वो सिम्टम को देखना चाहिए जो एकदम ब्रॉड भी प्रेजेंट कर सकता है या एकदम माइनर रहेगा, वो पूरा स्तुब्ध अवस्था में रहेगा, जो शुरू से लेके पहली खील से लेके आखिरी खील तक वो बना रहता है, आज भी बना रहेगा। वो सिम्टम तुम पेशेंट के अंदर ढूंढो। ये वो ससेप्टिबिलिटी का सिम्टम रहेगा, उसकी वीकनेस का सिम्टम रहेगा। तो यही एक माइजम जो हैनीमन ने, माइजम बोलने के बजाय क्रॉनिक डिसीज का स्ट्रक्चर हैनीमन ने इंडिविजुअल को एज अ होल प्रेजेंट किया है। उसकी ससेप्टिबिलिटी को एज अ होल समझने को कहा है। हम लोग वो इंडिविजुअलाइज पेशेंट, देखो हमारी जो प्रूविंग हुई है ड्रग की, हमारी ड्रग की प्रूविंग एक नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर हुई है जो हेल्दी है। हाँ, एक रेमेडी है और एक पर्सन है। ये रेमेडी ये पर्सन के ऊपर कुछ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन लाएगी, ये ड्रग के सिम्टम है। लेकिन इसके साथ ये रेमेडी ये इंडिविजुअल में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम लाएगी जो ये इंडिविजुअल के स्पेसिफिक है। इस ये जो पहले आए वाले सिम्टम है प्राइमरी सिम्टम्स, ये रेमेडी के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। और जो सेकेंडरी सिम्टम आए इन इंडिविजुअल में, ये रेमेडी के सिम्टम है, लेकिन वो वो इंडिविजुअल के स्पेसिफिक है। इसीलिए हमारी रेमेडी हमारे हर एक पेशेंट में उसकी इंडिविजुअलाइज सिम्टम प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती है। इसलिए जितने भी एक्सेसरी सिम्टम पेशेंट में आ रहे हैं उसको कीनली ऑब्जर्व करके नोट करना बहुत जरूरी होगा। वो सिम्टम बहुत माइनर रहेगा, चाहे तुम्हारे जो भी रिनाउंड मटरा मेडिकाज है उसमें वो नहीं मिलेगा। हो सकता है वो रेमेडी का नया सिम्टम हो और तुम्हारे पेशेंट, तुम्हारा जो इंडिविजुअल है, तुम्हारा पेशेंट जो इंडिविजुअल है उसका कैरेक्टराइटिस हो, ये सिम्टम पे रेमेडी देते हो, तो पॉसिबिलिटी ये तुम्हारा पेशेंट पूरी तरह से ठीक, वो दूसरा पेशेंट ठीक नहीं करेगी वो रेमेडी, लेकिन ये पेशेंट ठीक कर सकती है। वो से एक्सेसरी सिम्टम्स देखना बहुत जरूरी होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कि ठीक है। सानी सर है? यस सर। सर टाइम वो लगभग खत्म होने को है, कहने को तो अभी आप आपके बहुत। पास में, अभी आपके पास में 10 मिनट और है।
आप 7-8 मिनट और बोल सकते हैं। हाँ जी। आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, फिलोसफी का बहुत अच्छा नॉलेज है। आप थोड़ा सा और कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। हाँ जी। और किन्हीं को कोई और सवाल हो तो टाइप कीजिए, तो सवाल हो जिनको हाँ, वो टाइप कर लें, है ना। अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं। अभी नहीं, अभी सवाल नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप तब तक कंटिन्यू कीजिए, जब सवाल आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी। हाँ जी। और हम लोग एक बात और एक मैं कॉन्सेप्ट इसमें समझाने की कोशिश करूंगा सर, कि हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, रेयर है, या फिर अनकॉमन है। अनकॉमन का मतलब क्या हुआ? अनकॉमन का मतलब क्या हुआ है कि देखो, यही मैंने अभी के एफोरिज्म 72 में पढ़ा है कि हमारा वाइटल फोर्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा है। तुम एक इमेजिन करो कि तुम्हारे पास में एक जैसा बर्निंग कोल है, कोयला है। कोयला अगर हाथ में पकड़ते हो तो तुम्हारा वाइटल फोर्स एक सेंसेशन क्रिएट करेगा। और ये सेंसेशन उस लिए रहेगा कि तुम वहां से हाथ हटाओ और बॉडी की उस तरह से प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये कोयला अगर हाथ में रखते हैं तो बर्निंग वाला सेंसेशन होगा। और ये बर्निंग वाला सेंसेशन होने से अगर वो तेज है तो बॉडी को डैमेज करने की हद तक, तो हम हमारी बॉडी वहां से हाथ हटा लेगी। तो यहाँ पे वाइटल फोर्स ने उसका रोल पूरी तरह से अच्छी तरह से प्ले कर लिया है। तो कोयला हाथ में रखने से जलन होना, ये कॉमन सिम्टम होगा। और इमेजिन करो, वाइटल फोर्स ये सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है, बर्निंग सेंसेशन वाइटल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कोयला हाथ में आया और ये बर्निंग सेंसेशन उसने प्रोड्यूस नहीं किया, या फिर बर्निंग के अलावा कुछ और किया, और बॉडी को पता ही नहीं चला कि इसका ये डेंजर है, तो वहाँ हाथ हटेगा नहीं, बॉडी डैमेज होगी। यहाँ पे वाइटल फोर्स बॉडी को प्रोटेक्ट करना फेल हो गया। और जहाँ पे वाइटल फोर्स बॉडी को प्रोटेक्ट करने के फेल होता है, वहां से डिसीज स्टार्ट होती है। और ये सेंसेशन, ये बर्निंग वाला जो कोल है हाथ में रखने से बर्निंग के बजाय ठंडा लगने लगा, वो सेंसेशन चेंज हुई। और हमने तो ऑर्गेनन में देखा अभी है, पैसा हनीमन लग ने कहा जाएगा। है, ऑर्गेनन में देखा है, हनीमन में क्या कहा है कि हम लोगों के सामने बहुत सारी फैक्ट आएंगी। पहले फैक्ट देखो, नॉर्मल कंडीशंस क्या है, कॉमन कंडीशंस क्या है, और इसके अलावा चेंज स्टेट क्या है जो पहले नहीं था। ये चेंज स्टेट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो सिम्टम है, जो बर्निंग कोयले में बर्निंग का तो सेंसेशन पैसा देने भेजा के है तो बजाय, इनका फिक्र हो। बर्निंग का सेंसेशन देने के बजाय इसका वो नंबर अल्टर से सेंसेशन दे दिया। ये क्या कर। स्टेट, ये अनकॉमन सिम्टम हुआ। ओके। अगर किसी का कुछ सवाल हो तो बोल सकते हो। यहाँ पे एंड कर देते सर, ये सर। यहाँ पे एंड कर देते, नहीं तो फिर हाँ अधूरा सर, अधूरा ठीक। जाएगा बहुत सारा। हाँ, ठीक है। आपने तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अभी तक तो कोई सवाल किसी ने नहीं किया है। आ, ये और जो कोई किन्हीं को कुछ कहना, किसी को कोई सवाल करना है, सर ने बहुत अच्छा फिलोसफी का जिक्र किया है। तो आप लोग अगर कोई पूछना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज के विषय में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन जितने भी बहुत ही सरल भाषा में डॉक्टर सोलंकी जी ने बताने का प्रयास किया है। और सोलंकी जी, अगर आप कुछ हाँ जी। एक केस केस का डिस्कस करें, कोई भी एक केस का, तो 4-5 मिनट, 2-3 मिनट में तो वो एक लोगों को और अट्रैक्टिव होगा। कोई एक केस ऐसे ही बताइए।
हाँ अभी ऐसा सडनली केस हाँ, ये तो है लेकिन हाँ। ठीक है। तो चलो ठीक है सर, मैं मेरे पास एक्चुअली एक बच्चा आया था। 1 मिनट सर, होल्ड करना, 1 मिनट। या तो एक बच्चे की केस थी। उसकी उम्र लगभग 3 साढ़े 3 साल के करीब होगी। और उसको शुरू से लैक्टोस इंटॉलरेंस हुआ। और एक्चुअली जब पैदा हुआ तब बहुत सारा वॉमिटिंग करता था, तो उसके एलोपैथ्स ने इन्वेस्टिगेशन करी और एट्रेशिया ऑफ इंटेस्टाइन उसको डायग्नोस हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो इंटेस्टाइन है, जो इलियम और जेजुनम है, वहाँ पे दोनों लेयर्स एक दूसरे पे चिपक गई है। और एक्चुअली इसका मतलब चिपक गई है, या तो एडिजन होंगे, लेकिन उसने बनाया कि कंजेनाइटल ये हुआ है। लेकिन उस तरह से कुछ उन्होंने ये नहीं लिखा था, लेकिन ओरली वो डॉक्टर ने बोला था कि ये उसकी पहले से चिपके वाली है। तो उसको डायरिया था, वॉमिटिंग थी, और कुछ भी खाए तो ये तो ऑपरेट करके उन्होंने वो ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद भी डाइजेशन पूरी तरह से हैम्पर है, समझो। डायरिया कंप्लीट है, कुछ भी खाओ तो। बचपन से उसको माँ का दूध नहीं है। उसके बाद में कुछ दूसरे फूड्स नहीं है। वो जो फार्मूला फूड्स होते, प्रोडक्ट्स होते, वही अ, उसको दे रहे बच्चे को। तो हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री लेते टाइम ये पता चला, बच्चा पैदा तो ठीक तरह से होता है, पैदा तो ठीक तरह से होता है, और उसके बाद में बच्चे को वैक्सीन लगती है। वैक्सीन लगती है, बीसीजी वैक्सीन।